हेलो दोस्तों, मैं नेम दर्पण सिंह। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई स्टोरी के साथ में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस स्टोरी में बताने वाला हूँ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्या है, यह आप सबको शायद पता होगा या नहीं पता होगा। आज मैं वही आप लोगों को बताने आया हूँ कि दोस्तों, हम आज़ादी के पहले 1947 के पहले हमारे ऊपर 200 साल लगातार अंग्रेजों ने राज किया और हमारा शोषण किया। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें धोखा दे करके हमारे ऊपर राज कर दिया और जाते जाते जिस वक्त हमें आज़ादी दे रहे थे अंग्रेजों ने, जाते जाते भी वो हम पर एक बहुत बड़ा गुनाह करके गए थे। कि उनका दिमाग ही उन्होंने ये दिमाग लगा के गया था कि जाते जाते हमें 565 अलग अलग रियासतों में विभाजित करके गए थे। वो हमें 565 पार्ट्स में डिवाइड करके गए थे। वो उनका ये मानना था कि आज नहीं तो कल हम वापस से भारत के ऊपर राज कर लेंगे। पर दोस्तों, उन्हें ये नहीं पता था कि भारत देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे भी तीरंदाज लोग हैं, तो हमें इस तरह से कैसे कि वो डिवाइड कर सकेंगे। हम भारतीय बने नहीं डिवाइड होने के लिए। वो था, एक समय था कि जब लोगों ने जब अलग बाहर आक्रमणकारी हमें हम पर डिवाइड रूल करके हमें हम पर राज करते गए। जैसे कि अभी हमारा बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बना करके बंगाल को पार्टीशन कर दिया, उसी तरीके से उन्होंने हमारे पूरे देश को पार्टीशन करके गए थे। पर दोस्तों, जाते जाते जब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने उन्होंने ही पूरे देश का पूरा पार्टीशन किया था। इंडिया और पाकिस्तान का जो पूरा पार्टीशन किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया था। पर दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन को इस तरीके से चढ़ाया चने के झाड़ पर कि आप जाते जाते अपने हिस्ट्री में अपना नाम किस तरीके से लिखवा के जाना चाहते हो। दोस्तों, बात ये था कि उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और हमारे उप प्रधानमंत्री थे जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वो हमारे देश के होम मिनिस्टर भी थे, हमारे देश के गृह मंत्री थे। तो दोस्तों, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी को यही बात पता था कि अगर हमारे देश को वापस से एक यूनिटी कोई बना सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए उनका नाम आयरन मैन से भी ज्यादा फेमस है। इसलिए वो हमारे भारत देश के अंदर, दुनिया के अंदर उनका नाम आयरन मैन कहलाता है। अगर दोस्तों कहीं पर भी अगर एमसीक्यू पूछा, कुछ भी पूछा गया कि आयरन मैन, हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों आप लोग बेझिझक बोल सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने दोनों भी मिलकर के, क्योंकि दोनों को भी पता था कि सिर्फ उनके कहने से ही ये 565 रियासतें एक नहीं हो जाएंगी। तो दोस्तों, उन दोनों ने मिलकर के तरकीब निकाले और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बताया कि आप जाते जाते अपने इतिहास में कैसा नाम लिखवा के जाना चाहते हो, अच्छे रूप में या खराब रूप में। तो दोस्तों, कोई भी अगर किसी के भी मुंह पे अगर आप ऐसा बोल दो कि आप अपने इतिहास में किस तरीके से नाम लिखवाना चाहते हो, तो हर कोई अपने आप को अच्छा ही बोलेगा। तो दोस्तों, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को लेके गए, एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई जिसमें पूरे भारत देश के पूरे रियासत के पूरे राजा महाराजा सब वहां पर बैठे और वहां पर वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत बड़ी मीटिंग रखी। वहां पे बहुत सारे भाषण हुए और उनके कहने पे भारत देश के सभी राज्यों ने इंडिया में कोलिशन होने के लिए मान गया, मतलब इंडिया में सबके सब विलय हो गए। पर दोस्तों, कुछ राज्य अभी भी ऐसे थे जो भारत देश के काफी बड़े राज्यों में से आते थे, जो उस वक्त भी भारत में विलय होने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, वो भारत देश के सामने काफी बड़ा ये मुद्दा आ गया कि अब उन रियासतों को किस तरीके से भारत के अंदर विलय किया जाए। पर नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम है। उनका नाम ही है, उनके नाम का मतलब ही यही है कि नामुमकिन को मुमकिन कर दो। दोस्तों, वो उन रियासतों को वापस से भारत देश में विलय करना नामुमकिन था, पर नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है, उनका काम है। दोस्तों, उनको कोई भूलो मत। दोस्तों, आओ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन से रियासत थे जो भारत देश में मिलने को तैयार ही नहीं थे। उनमें से तो कुछ ऐसे थे कि जो पाकिस्तान में मिलने जा रहे थे, आप लोगों को दोस्तों बताता हूँ मैं कि पाकिस्तान शुरुआत से ही ये चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में जाए, क्योंकि वहां के जो राजा थे हरीश सिंह थे। पर लेकिन वहां कश्मीर राज्य में ज्यादातर
ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी थी। और उस समय जो पाकिस्तान इंडिया से डिवाइड हुआ था वो मुस्लिम लीग के कारण हुआ था। उसमें हुआ ये था कि जो भी मुस्लिम पीपल्स है वो पाकिस्तान में रहेंगे, जो हिंदुइज्म है वो भारत देश में रहेंगे। बट लेकिन गांधी जी ने क्या बोला था कि हमारे जो मुस्लिम भाई चाहे वो भारत देश में रह सकते हैं। बट लेकिन जो कश्मीर था वो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था। वो कश्मीर राज्य जो था, कश्मीर रियासत जो था वो मुस्लिम मेजोरिटी था। तो जिन्ना का शुरुआत से ही ये था कि हम कश्मीर को अपने हाथ में ले ले, कश्मीर को अपने हाथ में ले ले। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को ये आगे बताने से पहले आप लोगों को बता दिया जाता हूँ मैं कौन से वो रियासत थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। एक तो मैंने आप लोग बता दिया कश्मीर, जो सबको पता है। एक था दोस्तों जूनागढ़, एक था त्रावणकोर, एक है जोधपुर एंड एक भोपाल एंड हैदराबाद। दोस्तों उस वक्त भारत देश में सबसे बड़ा रियासत हैदराबाद था। तो ठीक है, पहले मैं जो कश्मीर है मैंने आप लोगों को बोल दिया, तो पहले कश्मीर के ऊपर थोड़ी सी बात कर दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कश्मीर में हरि सिंह वहां के राजा थे, पर हरि सिंह भारत में विलय करने को तैयार नहीं थे। भारत में विलय करने को वो तैयार नहीं थे। सबसे आखिर में कश्मीर ही हमारे साथ मिला, और हैदराबाद तो उससे भी बाद में आया। दोस्तों अभी हम कश्मीर का पहले मैं आप लोगों को कहानी बता देता हूँ। दोस्तों कश्मीर की कहानी ये थी ना कि अभी हरि सिंह वहाँ के राजा थे। हरि सिंह का कहना ये था कि हमें ना पाकिस्तान में मिलना है ना भारत में मिलना है, मुझे अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश काफ़ी महान है, इसका दिल काफ़ी बड़ा है, कभी किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। ठीक है, हम बोला ठीक, कोई बात नहीं। दोस्तों पर वहाँ पर अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ कबीले वाले लोग वहाँ पर हमला करना चालू कर दिए। तब हरि सिंह भाग करके आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मदद मांगने के लिए कि हमें उनसे बचा लीजिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे एक ही शर्त रखा, ठीक है हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हें हम उनसे बचा भी लेंगे, हम तुम्हें उनसे बचा लेंगे, पर एक शर्त। तो हरि सिंह ने बोला कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस आप मुझे उनसे बचाएंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने अपने भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी को वहाँ पर अंदर घुसाया और उन्हें हरा करके कश्मीर को आज़ाद किया। और उस दिन से हरि सिंह ने साइन कर दिया, अब कश्मीर इसी के साथ साथ भारत में आ गया। अब इतना बड़ा रियासत था जो कश्मीर भारत में आ गया। दोस्तों कश्मीर की कहानी तो कश्मीर की कहानी हो, तो आज भी हमारे भारत देश और पाकिस्तान के रूप में पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर क्या है। कश्मीर का मुद्दा मुझे तो लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में भी खत्म होगा कभी, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी ही कुत्ती चीज़ है। मुझे ऐसा बोलना ही चाहिए किसी देश के लिए, पर वो बोलते हैं कि जिस तरह कुत्ते के तुम कभी सीधे नहीं होते उस तरह पाकिस्तान में कभी सीधे होने वाले नहीं है। उसके देश में खाने के लिए नहीं है, पर लेकिन आज दिन कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत के ऊपर कुछ ना कुछ बवाल खड़ा करा रहता है और हमेशा हारता है वो, और फिर भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वो कुछ ना कुछ बवाल उठाता ही रहता है। कभी यूनाइटेड नेशन में, कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओआईसी में कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते ही रहता है। तो दोस्तों हम भी कहाँ पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, हम अपना आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि कश्मीर, उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जूनागढ़ की तरफ। दोस्तों जूनागढ़ के नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी, उनका नाम था। जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका नाम था मोहम्मद महाबत खान जी। मोहम्मद महाबत खान जी जूनागढ़ के नवाब का नाम था। दोस्तों जूनागढ़ में जो मेजॉरिटी थे वो हिंदुइज्म के थे। वहाँ की जो मेजॉरिटी थी वो हिंदुइज्म की थी। तो दोस्तों जो महाबत थे, महाबत का मानना ये था, महाबत शुरुआत से वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मोहम्मद महाबत खान जी शुरुआत से पाकिस्तान में मिलना चाहते थे वो दोस्तों, बट लेकिन इंडिया उनको आसानी से मिलने देगा नहीं, ये तो बात है। तुम रहो, अकेले रहो, ना भारत में मिलो ना पाकिस्तान में मिलो, क्योंकि इतना दिनों से हम सब ने लड़ाई किया अंग्रेजों से, इसलिए कि भारत देश से अलग होने के लिए। वहाँ की मेजॉरिटी जो पीपल्स हैं वो है हिंदुइज्म। दूसरे हिंदुइज्म हो या मुस्लिम हो, जिस तरीके से कश्मीर में मेजॉरिटी जो थी
मुस्लिम थी। पर क्या हरि सिंह जाके पाकिस्तान में मिल गए? नहीं, भारत देश के भारत के थे तो आखिर में भारत में ही आए वो। उस तरीके से महाबत भी थे। महाबत का मानना था कि हम जाके मिलेंगे पाकिस्तान में। पर वहां की पब्लिक समझदार थी, वहां की जनता समझदार थी कि जो जूनागढ़ रियासत में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चालू कर दिए, काफी ज्यादा आंदोलन, काफी ज्यादा हंगामा चालू कर दिया। तो जब वहां पे इतना हंगामा चालू हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर जबरदस्ती अपनी आर्मी घुसा करके वहां पर कब्जा कर लिया। और वहां के जो नवाब महाबत खान जी थे वो अपने बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ भाग गए? वो पाकिस्तान में। उनको समझ गया कि अब वहां पे उनका दाल गलने वाला नहीं है। अब वल्लभ भाई पटेल अपने असली रूप में आ गए, वहां के पब्लिक भी अपने असली रूप में आ गई। और वहां के पब्लिक जब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर हमारी आर्मी क्या उनको मजबूरन अपने बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ा पाकिस्तान। तो दोस्तों वहां की फिर बैरिस्टर जिन्ना ने एक सवाल उठाया यूनाइटेड नेशन में कि कश्मीर में, जिस तरह कश्मीर में मेजॉरिटी पब्लिक मुस्लिम थी, मेजॉरिटी पब्लिक इस्लामिक थी, वहां पर भी हिंदू राजा ने राज किया। तो उसी तरीके से जूनागढ़ में जब मेजॉरिटी पब्लिक हिंदू है तो वहां पे क्या मुस्लिम शासक राज नहीं कर सकता? तो इंडिया ने उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में क्यों कर दिया? ऐसा कहना था बैरिस्टर जिन्ना का। तब क्या था, हमारे वल्लभ भाई पटेल पीछे कहाँ रहने वाले हैं? वो किससे कम है? उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, उन्होंने डायरेक्टली ये बात कहा यूनाइटेड नेशन में कि यहाँ पर हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया। वहां की पब्लिक ही महाबत खान जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वहां की पब्लिक ही प्रोटेस्ट कर रही थी। हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, जो डिमांड वहां की पब्लिक की थी वही बस हमने किया। और इसी तरीके से जूनागढ़ भी भारत देश में विलय हो गया, यहाँ पे इसमें शामिल हो गया। तो दोस्तों एक कश्मीर हो गया, एक जूनागढ़ हो गई। हम तो सिर्फ बता रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल ने किया है इसको। दोस्तों इसको कभी भूलना मत आप। दोस्तों उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों उसके बाद भी दोस्तों इस आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसको भूलना मत। हुआ यूं कि यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे एक वोटिंग हुआ था। जिन्ना ने तो बाद में कहा था, वहां पे 20 फरवरी 1948 को एक वोटिंग हुआ था। उस वोटिंग को हमने बोलते प्लेबिसाइट, उसको हमने नाम दिया है प्लेबिसाइट। वहां पर 99.2% पीपल्स ने वोटिंग किया था इंडिया में मिलने के लिए। 99.2% पीपल्स ने इंडिया में डोमिनेंट होने के लिए कहा। डोमिनेंट यानी कि इंडिया में विलय, इंडिया में मिक्स होने के लिए बोला था। उस पर बैरिस्टर जिन्ना ने कहा कि इस तरीके से कैसे वहां पर सब मेजॉरिटी हिंदू पीपल्स हैं, इसलिए वहां पे सब भारत में मिलना चाहते हैं। तब इस पर जाकर के खुलकर कहा वल्लभ भाई पटेल ने कि जब वहां के पब्लिक को जो चाहिए वही हमने किया है, हमने किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया। वहां के पब्लिक के हंगामे को, वहां के पब्लिक के प्रोटेस्ट और वहां के हंगामे से खुद डरकर भागे वहां के महाबत खान जी तुम्हारे पाकिस्तान में। और महाबत खान जी भागकर कहाँ गए? पाकिस्तान के कराची। कहाँ गए? पाकिस्तान के कराची भाग गए। दोस्तों इस तरीके से अगर रहते तो अपने, अच्छा वो भाग गए, नहीं तो आज के डेट में वो जूनागढ़ को क्या संभाल पाते? कुछ नहीं कर पाते। और करते भी तो हमारे वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे उनको रह देते यहाँ पे। दोस्तों अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जोधपुर। दोस्तों उस समय काफी बड़ा रियासत था जोधपुर। और दोस्तों जोधपुर को भारत में विलय करना काफी जरूरी था। भारत में डोमिनेट करना काफी ज्यादा जरूरत हो चुकी थी, क्योंकि जोधपुर एक राजपूताना रियासत था। और अगर जोधपुर को अपने भारत में नहीं मिलाते तो वहां पे बीकानेर और जैसलमेर भी भारत में नहीं मिलता, क्योंकि जोधपुर राजपूताना का काफी बड़ा रियासत था। और जोधपुर अगर भारत देश में विलय नहीं होता तो बीकानेर और जैसलमेर भी भारत देश में विलय नहीं होता। दोस्तों जोधपुर को भारत में विलय करना काफी, हमें कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं पड़ा, क्योंकि वहां के जो राजा थे प्रिंस हनुवंत सिंह राठौर। दोस्तों जोधपुर के जो राजा थे प्रिंस हनुवंत सिंह
राठौड़ थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उन्होंने वो तो मतलब कि वो तो जो भारत में मिलना चाहते थे, पर वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। आप सभी को पता है कि भाई हमारे राजस्थान, गुजरात, मारवाड़ी या गुजराती, वो तो एक व्यापार है। उन्हें सबसे ज्यादा प्यार अपने व्यापार से होता है। उन्होंने सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया, भाई व्यापारी है तो व्यापारी का दिमाग लगाएंगे ना वो। उन्होंने काफी अच्छा दिमाग लगाया, जो कि वो अपने लिए अच्छा दिमाग लगाया, अपने देश के लिए नहीं। जिस देश के लिए उनके कितने सारे सैनिकों ने अपनी जीवन का बलिदान दिया था, उस देश को उन्होंने नहीं सोचा, अपने खुद का बिजनेस के बारे में सोचे। उन्होंने यही सोचा कि पाकिस्तान तो नया नया देश बना है, पाकिस्तान तो नया नया देश बना है, काफी छोटा है, काफी गरीब है। अगर उनसे मैं कुछ मदद मांग लूं और फिर उनमें विलय होने के लिए, तो वो तो हमें देंगे ही। उन्होंने एक ही बात बोला पाकिस्तान से, उन्होंने बैरिस्टर जिन्ना को एक ही बात कहा कि तुम कराची पोर्ट हमें दे दो, और वहां पे हम जो भी बिजनेस करेंगे हमें टैक्स माफ कर दो, तो हम पाकिस्तान के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इतना बड़ा जोधपुर, आपको पता है जोधपुर कितना बड़ा रियासत है, और अगर जोधपुर वहां पे विलय हो जाता तो बीकानेर और जैसलमेर, आज का बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इतनी बड़ी रियासत बन जाती ना, वो सब के सब पाकिस्तान में अगर मिक्स हो जाती, दोस्तों हमारा देश में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। तो दोस्तों बैरिस्टर जिन्ना तो उनका एक बार में ही, प्रिंस हनुवंश सिंह राठौड़ के कहने पे एक बार में ही उन्होंने हाँ बोल दिया कि ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम पाकिस्तान में आके विलय कर लो, पाकिस्तान में आके डोमिनियन हो जाओ, यहाँ पे आके मिक्स हो जाओ। दोस्तों बट हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे कम है? बैरिस्टर जिन्ना जैसे तो 10 आ जाता तो वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने दिमाग लगाया। दोस्तों सोचो क्या दिमाग लगाया रहेगा। उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी वीपी मीनन को कहा, जाके कहो हनुवंश सिंह राठौड़ को, जो 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 डिमांड तुमने किया पाकिस्तान से वो तुम्हें हम देंगे, तो कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुम्हें अपना बिजनेस करना है, तुम्हें अपने टैक्स माफ करना है, ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें कच्छ का पोर्ट दे देता हूँ, कच्छ का बंदरगाह तुम्हें मैं दे देता हूँ, वहां से तुम अपना व्यापार करो, और तुम्हारा टैक्स माफ करते हैं हम। तब क्या था, हमारे हनुवंश सिंह राठौड़ को तो भैया इनको तो एक ही चीज चाहिए था, अपना व्यापार, जो कि उनको अपने ही देश में मिल गया, कच्छ का पोर्ट में मिल गया, कच्छ बंदरगाह मिल गया उन्हें, वहां से बिंदास अपना व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे, सामान लेके जाते थे, और उनका टैक्स भी माफ हो गया। दोस्तों उनको और क्या चाहिए था। इसी के साथ साथ जोधपुर भी हमारे देश में विलय हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ एक और राष्ट्र में, त्रावणकोर। एक और राष्ट्र में लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। त्रावणकोर में दोस्तों आज का केरल जो पहले त्रावणकोर रियासत हुआ करता था, पूरा केरल तो नहीं पर आधा से ज्यादा, कुछ 70% जो केरल है आज का, वो पहले का त्रावणकोर रियासत हुआ करता था। और वहाँ के किंग सर सीपी रामन स्वामी, उनका नाम था सीपी स्वामी नाम था। दोस्तों उन्होंने तो डायरेक्टली उन्होंने 1946 में आजाद होने से एक साल पहले ही कह दिया था कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे, हम भारत में मिक्स नहीं होंगे, भारत के साथ डोमिनेट हम नहीं करेंगे। और वो किसके कहने पे कर रहे थे? ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड के वो कहने के कर रहे थे। क्योंकि आप लोगों को बताता हूँ, वहां पर एक मिनरल निकलता था जिसका नाम था मोनाजाइट मिनरल। दोस्तों इंग्लैंड का यही सोचना था कि हमें अगर मोनाजाइट मिनरल मिलता है तो हम उससे काफी अच्छा एटॉमिक बम वगैरह बना सकते हैं। मोनाजाइट मिनरल से एटॉमिक बम, जो सब लोग बता देता हूँ कि जो मोनाजाइट मिनरल्स होता है उसका काफी ज्यादा यूज होता है हमारे एटॉमिक बम वगैरह बनाने के लिए। तो इंग्लैंड का भी सोचना यही था कि अगर मोनाजाइट मिनरल अगर हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके तो हम भी, अगर मोनाजाइट मिनरल्स अगर हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके तो हम भी एटॉमिक बम वगैरह अच्छे से बनाएंगे। तो दोस्तों सीपी रामन स्वामी ने भारत में मिक्स होने के लिए, भारत के साथ जोड़ने के लिए मना कर दिया। पर दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश में
पॉलिटिक्स बहुत चलता है, पॉलिटिक्स बहुत चलता है। एक को गिराने के लिए दूसरा दो दुश्मन एक हो जाते हैं। दो दुश्मन एक होना वही आज यहाँ पे हुआ था, वही उस समय वहां पर हुआ था कि केरला कम्युनिस्ट संस्था के एक मतलब केरल कम्युनिस्ट पार्टी के एक संस्थापक थे। केरला कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता थे। वो कार्यकर्ता ने क्या कर दिया, डायरेक्टली अटैक कर दिया सीपी रमन स्वामी के ऊपर। केरला कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने डायरेक्टली ओपन अटैक कर दिया सीपी रमन स्वामी के ऊपर। सीपी रमन स्वामी के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और वहां के जो पीपल्स थे, वहां के लोग भी काफी ज्यादा विद्रोह करने लगे। वहां के लोग भी काफी ज्यादा विद्रोह करने लगे, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। दोस्तों फिर क्या था, जब वहां के पब्लिक ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वल्लभ भाई पटेल क्या पीछे हटने वाले हैं। उनको बस मौका ही चाहिए किस तरीके से भी उनको खींच के लेके आने के लिए। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्हें भी हार मान करके, सीपी रमन स्वामी ने भी हार मान करके भारत में विलय कर लिया, भारत में डोमिनेट कर लिया। दोस्तों इसी तरीके से 565 रियासतों को उन्होंने एक किया। दोस्तों आज हम दो भाई को एक नहीं कर पाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक में जोड़ा है। दोस्तों अभी भी सुनिए कि अगर वही 565 रियासत अलग अलग होता तो आज जो भारत इतना बड़ा है, इतना बड़ा, तो इतने में डिवाइड हो जाता। आज जो हमारी दुनिया में हम जो मिलिट्री पावर में जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर आते हैं ना, नंबर 1 का जो सपना देख रहे हैं हम लोग, वो तो हम लोग कभी सपने भी नहीं देख पाते। आज हम नंबर 4 पर है। दोस्तों अगर इस 565 रियासतों में अगर हमारी रियासत अब एक नहीं हुई होती ना दोस्तों, तो नंबर क्या, हम लास्ट नंबर पे भी नहीं आते। हमारा कहीं नाम निशानी नहीं होता। आज जो जीडीपी में हमारा देश चल रहा है 6 नंबर पर, वो कहीं पे हमारे देश का नाम ही नहीं आता। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश को एक करने में काफी बड़ा योगदान दिया है, कभी उन्हें भूलना मत। दोस्तों बारी आती है भोपाल की। वहां के नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान। दोस्तों नवाब हमीदुल्ला खान वो नए नवाब बने थे। वो 1926 में वो राजगद्दी पे बैठे थे। भोपाल की राजगद्दी पे वो नए ही राजा बने थे। 1926 में वो वहां का राजगद्दी में संभाला। दोस्तों भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खान, उनको मतलब कि दोस्तों उनसे पहले ही साइन करवा लिया गया था। पर दोस्तों मतलब कि उनकी भी एक जिद थी कि हमें अपने मुझे भोपाल पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट के हिसाब से, इंडिपेंडेंट कंट्री के हिसाब से चलाना है। तो दोस्तों मुझे साइन करवा लिया गया था, पर फिर भी हमने मतलब कि उनका पूरा राजपाट उनके हाथ में दिया था कि भाई तुम चलाओ, तुम्हें जैसे चलाना है चलाओ। तो दोस्तों वो जब उन्हें दे दिया गया वहाँ पे अपने हाथ पे रखने के लिए सब कुछ, तो वहाँ के पब्लिक उनकी गवर्नमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थी, उनके कामों से खुश नहीं थी। इसलिए वहाँ के पब्लिक ने क्या कर दिया, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह मचा दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चालू कर दिया। दोस्तों 1948 से 1949 तक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चला, 1 साल तक। तो वो अब जब नवाब हमीदुल्ला खान को जब कुछ नहीं मिला तो वो आए पटेल के पास, वल्लभ भाई पटेल के पास आए, और वल्लभ भाई पटेल को भी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने भी क्या किया, भोपाल को भी भारत देश में विलय कर दिया। अब दोस्तों आखिरी भारत के सबसे बड़े राज्य की बात कर रहा हूँ, भारत के सबसे बड़े राजघराना, भारत के सबसे बड़े रियासत की बात करने जा रहा हूँ, हैदराबाद। वहां पे निजाम राज कर रहे थे। निजाम, उनका नाम था उस्मान अली खान। वो जो निजाम थे उनका नाम था उस्मान अली खान। दोस्तों उस्मान अली खान ने तो पहले कह दिया था कि हम ना भारत में विलय करेंगे ना पाकिस्तान में विलय करेंगे, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। और दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को ये टेंशन था कि अगर भारत के बीचों बीच, अब जैसे मान लो इतना बड़ा भारत है, बीचों बीच अगर इतना बड़ा एक रियासत आ जाता है तो ये भारत को एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल अफेयर्स पे भी काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट करता।
पर लेकिन फिर भी हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं किया, हमने कभी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। हमने जिससे भी किया उन पर शर्त रख करके सब कुछ किया। तो ठीक है, अब निजाम ने तो मतलब कि वहाँ के जो थे अभी उस्मान अली खान ने बोल दिया कि भाई हमें किसी में भी विलय नहीं करना है। दोस्तों वहाँ पे अभी हैदराबाद की एक इंटरनल आर्मी थी। जिस तरीके से हर एक रियासत की अपनी अपनी एक सेना होती है, उसी तरीके से हैदराबाद की भी एक सेना थी जिसका नाम था रजाकर्स, और इस सेना को बनाया था महमूद नवाज खान। इस सेना को बनाने वाला कौन था? महमूद नवाज खान। रजाकर सेना को बनाया था महमूद नवाज खान। रजाकर इंटरनल आर्मी ऑफ हैदराबाद और मेड बाय महमूद नवाज खान। उस सेना को बनाया था महमूद नवाज खान ने बनाया था। और उस सेना को लीड कौन कर रहा था, उस सेना को लीडरशिप कौन कर रहे थे? वो थे लीडर कासिम रिजवी। उनका नाम था कासिम रिजवी। अब दोस्तों जिस तरीके से उस्मान अली खान ने तो कह दिया था कि हमें किसी से भी, हम ना भारत में विलय करेंगे ना पाकिस्तान में विलय करेंगे, हम अपने आप को एक आजाद इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनका कहना था, उस्मान अली खान का कहना था कि हम हैदराबाद को एक आजाद इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दोस्तों हैदराबाद जो था वो हिंदू मेजॉरिटी था, फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठीक है उनको घुसने में, अगर आप एक आजाद इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हो तो बनाओ, कोई बात नहीं। पर दोस्तों उस वक्त जितनी भी ट्रेनें, जितनी भी बसें जा रही थी हैदराबाद होकर के, वहां पर कासिम रिजवी अपनी सेना रजाकर्स को लेकर के उनको उन ट्रेनों, उन बसों को रोक करके उन्हें लूट लेते थे। तो दोस्तों ये सबको देखते हुए कासिम रिजवी, फिर से बोल रहा हूँ कि हैदराबाद में भारत देश की जितनी भी ट्रेनें, जितनी भी बसें वहां से गुजरती थी, उन सबको रोक करके उन्हें लूट लिया जाता था। पर दोस्तों अगर इस तरीके से कोई भी करेगा तो क्या वहाँ के पब्लिक चुप बैठेगी? कुछ नहीं, वही हुआ जो बाकी रियासत में हुआ। वहाँ के पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चालू कर दिया, काफ़ी ज़्यादा हंगामा चालू कर दिया उन्होंने। दोस्तों उस्मान अली खान ने मेजर एल इड्रोस को भेजा था इंग्लैंड हथियार खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए, हथियारों का सौदा करने के लिए। पर इंग्लैंड ने उन्हें इनकार कर दिया कि हम तुम्हें कोई हथियार नहीं देंगे, क्योंकि उस वक्त तक हैदराबाद को कोई एक राष्ट्र का नाम नहीं दिया गया था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता नहीं दी गई थी। और दोस्तों विदाउट मान्यता किसी भी राज्य को अगर कोई हथियार बेचता है तो वो गैर कानूनी रहता है। और उस वक्त दोस्तों सबको पता है कि 2 वर्ल्ड वार ऑलरेडी हो चुका था, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हो चुका था। अगर इंग्लैंड उनको हथियार देती तो ये गैर कानूनी कहलाता और तीसरे वर्ल्ड वार भी हो सकता था। उस समय आप लोगों को पता ही है कि किसने वॉर के माहौल चले थे, किसने लड़ाई के माहौल चले थे। तो उसने गैर कानूनी के चलते उन्होंने एल इड्रोस को हथियार देने से मना कर दिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि उस्मान अली खान ने पहले कहा था कि हम ना पाकिस्तान में विलय करेंगे ना इंडिया में करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने बस यही किया, चुपचाप शांति से गए पाकिस्तान से उन्होंने हाथ मिला। बैरिस्टर मोहम्मद जिन्ना से उन्होंने हाथ मिला दिया और उन्होंने ये तक भी कह दिया कि हम पाकिस्तान में विलय कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से ये बात मालूम पड़ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और वहाँ की जो जनता भी थी, जो वहाँ के पीपल्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए उस्मान अली खान से। तो कुछ नहीं हुआ, रातों रात, वो कहते हैं ना रातों रात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। दोस्तों ये ऑपरेशन पोलो नाम पढ़ने के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों अकेले एक हैदराबाद में ही 17 पोलो के मैदान थे। इसीलिए पोलो, आपको पता है क्या था, पोलो एक गेम है जो कि 17 पोलो के मैदान थे हैदराबाद रियासत में। इसलिए
इसलिए वहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया हमारे मिलिट्री द्वारा, हमारे इंडियन मिलिट्री द्वारा जो वहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन नाम पड़ा ऑपरेशन पोलो। और इसके ही चलते ऑपरेशन पोलो उन्होंने ओपनली एंट्री करा दिया अपने आर्मी को हैदराबाद रियासत के अंदर, और सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्होंने हैदराबाद को अपने भारत देश में मिला दिया। और क्या हुआ बाद में, उस्मान अली खान यहाँ से भाग गया, जाके पाकिस्तान में छुप गया। दोस्तों आज आपको मेरी ये जो भी मेरी पढ़ाई हुई पूरी इतिहास थी कैसे लगी देख लीजिए आप लोग, मैंने लिखा है। दोस्तों ये जो है आप लोग नहीं लिखोगे तो भी लिख लो तो भी अच्छी बात है। दोस्तों ये सब तो बस मैं इसलिए छोटे छोटे टुकड़े में कुछ मैंने बताया गया कि इस तरीके से ऐसा था ऐसा था। दोस्तों आप सभी को बहुत सारा इतिहास है हमारे भारत देश का जो किसी को बताया नहीं गया अच्छे से। आज भी बहुत सारे इतिहास है जो हमारे बच्चों के बुक से छुपा ली जाती है, उनमें लिखा नहीं जाता है। दोस्तों मैं यही सब इतिहास आप लोगों को एक एक चुन चुन के इतिहास एक एक सर्च कर करके आप लोगों को मैं हर एक इतिहास के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों हमारे जो क्रांतिकारी थे, गांधी जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह, बहुत सारे लोग थे जो भी थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब काफ़ी ग्रेट थे। दोस्तों इन्हें कभी भूलना मत, और इनसे आप लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। जैसे मैंने बताया आज हम दो भाई को भी, अगर जो दो भाई भी आपस में लड़ाई कर लेते हैं, हम उनको एक नहीं कर पाते हैं। हमारे 565 रियासत को एक करना कोई खाने की बात नहीं थी दोस्तों, काफी बड़ी बात थी। अगर आज वो देश, अगर आज वो पूरा एक नहीं हुए होते तो आज हमें महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में अंदर एंट्री मारने के लिए हमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती। आज हमें उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आने के लिए, मैं खुद एक उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं महाराष्ट्र में आया हूँ, मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती। तो सोचो उस वक्त हमारा इकोनॉमी कहाँ जाता, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाती, हमारे देश की मिलिट्री पावर कहाँ जाती। सोचो आप लोग सोचिए क्या होता। दोस्तों मैं एक ही बार बोलूँगा कि हमारे देश की हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़िए, सब एक हो करके रहिए, सब एक मिलजुल कर रही है, और हमारे देश की यूनिटी को इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। द यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप लोगों को चाहिए तो एक बार इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।